वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सार अकेडमी पर। आज 500 MCQ सीरीज यानी कि 500 MCQ सीरीज जो सीटेट जुलाई 2025 के लिए चल रहा है, जो अगला सीटेट आने वाला है जुलाई 2025 में, उसके लिए चल रहा है 500 MCQ सीरीज। ये MCQ सीरीज आपके तैयारी को इनहेंस करेगा, मजबूत करेगा और आपको एग्जाम के फियर से यानी कि एग्जाम के डर से बचाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस जो है परफेक्ट बनाता है। तो चलिए आपको परफेक्ट बनाते हैं इस प्रैक्टिस सीरीज के जरिए से। इससे पहले कि इस प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत करें, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पढ़ते हैं आज का 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में आज पहला क्वेश्चन यह है कि सीखने की प्रक्रिया। कुछ क्वेश्चन में हम एक्सप्लेनेशन भी देते चलेंगे जिससे आपको समझ में आए। जहां तक हमको बताना होगा वहां तक बताएंगे और आपके सीटेट के प्रिपरेशन को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा शिक्षार्थी की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। फिर अगला चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है? चौथा नंबर का ऑप्शन है शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए सीटेट का नियम है, इससे पहले भी जो 3 सीरीज चला है, ये चौथा सीरीज है, ये चौथा क्लास है, उसमें हम बता चुके हैं कि सीटेट का नियम ये है कि सही आपको सब लगेगा, लेकिन जो मोर एप्रोप्रिएट हो, यानी कि जो मोर एप्रोप्रिएट हो, जो मोर सूटेबल हो, जो ज़्यादा सही हो, उस पर टिक लगाना है। तो सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग के प्रोसेस में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या है? शिक्षार्थी की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, यानी कि शिक्षार्थी के स्मरण शक्ति को यानी कि ऑब्जर्वेशन पावर को मजबूत करती है। सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन तो ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। जो पीछे आप सीख चुके हैं और फिर कुछ नया सीख रहे हैं तो पीछे सीखे वाले और नए अधिगम को अलग करेगी नहीं। लर्निंग हमेशा ऐसे प्रोसेस में होता है जिस प्रोसेस में जो प्रीवियस नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर नर्सरी में ए से जेड तक कोई बच्चा याद करता है तब जाकर के एप्पल का स्पेलिंग उसको अच्छे से याद होगा, यानी कि एप्पल का स्पेलिंग वो पढ़ पाएगा। ए से जेड तक के लीडर को समझेगा तब, यानी कि पिछले सीखे हुए अधिगम को अलग नहीं बल्कि जोड़ती है। अगर सही होता तो यहाँ पर सही होता। शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य नहीं बनाती है, शिक्षार्थी को मल्टीपल डायरेक्शन में सोचने के योग्य बनाती है। तो ये तीनों गलत हो गया। अब चौथा नंबर का ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे सही जो होगा उसको आप लगा देंगे सही, सबसे सही वाले को लगा देंगे सही। चौथा नंबर का ऑप्शन क्या है? चौथा नंबर का ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, चाहे बच्चा को लर्निंग आप लर्निंग करवा रहे हैं, उस लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन जो है वो क्या करती है? तो रुचि बनाती है। जैसे आप किसी चीज़ को लर्निंग करवा रहे हैं, किसी चीज़ का भी लर्निंग करवा रहे हैं, सपोज दैट बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो आप बच्चे को अगर मोटिवेट करोगे कि आप अगर साइकिल सीख लोगे तो स्कूल जल्दी आ जाओगे, साइकिल सीख लोगे तो पापा के काम में हेल्प करोगे, साइकिल सीख लोगे तो एक्टिव हो जाओगे, तो वो मोटिवेशन जो है उसको साइकिल को सीखने में और रुचि करेगा। जैसे आज हम आपका क्लास ले रहे हैं, तो अगर हम आपको मोटिवेट कर दें कि सीटेट अगर पास कर लोगे जुलाई वाला तो TRE 4 हो सकता है, अगर देर हो थोड़ा सा तो उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे, BPSC के टीचर बन जाओगे, तो ये मोटिवेशन जो है आपको सीटेट में तैयारी करने के लिए और मोटिवेट करेगी और रुचि बढ़ाएगी, यानी कि आपको सीटेट में और इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको 40,000, 45,000, 42,000 की जॉब लग जाएगी, इस तरह का मोटिवेशन देंगे। तो अभिप्रेरणा हमेशा मोटिवेट करती है। ये था क्लास। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे एवं शिक्षक उसको सुगम बनाए। देखिए दो वर्ड पॉजिटिव है, एक तो अंतःक्रिया एक दूसरे से और दूसरा शिक्षक का सुगम करता बनना। शिक्षक क्या है? शिक्षक एक सुगम करता है। क्या है? सुगम करता है। सीटेट में टीचर एक क्या है? सुगम करता है। क्या है टीचर? सुगम करता। तो सुगम बनाए, ये हो सकता है कि सही हो, लेकिन हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, बिल्कुल नहीं। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, व्याख्यान नहीं देना है। व्याख्यान जो है वो
निगेटिव वर्ड है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। आवधिक परीक्षाएं यानी कि ऐसी परीक्षा जो हर 3-3 महीना पर हो, 2-2 महीना पे हो, 6-6 महीना पे हो, एक अवधि पे परीक्षा होती रहे जाए। तो बार बार परीक्षा भी नहीं लेना है, क्योंकि एनसीएफ इसको मना करता है। तो सबसे सही जो हमको ऑप्शन आप लोग लगाएंगे वो कौन लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो सबसे सही कौन हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थर्ड, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया के विशेषता नहीं माना जाता है? नहीं माना जाता है। देखिए हम शुरू से बता रहे हैं, नहीं जो है बहुत महीन है और नहीं जो है बहुत डेंजर है। इस नहीं को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार हम लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन माइंड जो है सेट हो जाता है पॉजिटिव में, जबकि ये नेगेटिव है। इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। एकमात्र आ गया डेंजर, इस डेंजर से बच के रहना है। आगे ऐसे पढ़ लेते हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। चलिए ये तो पॉजिटिव वर्ड है, व्यापक प्रक्रिया तो है। सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है। अच्छा हम आप अगर सीख रहे हो, अभी क्या सीख रहे हो? सीटेट में सीडीपी सीख रहे हो। सीटेट में सीडीपी सीख रहे हो। सीटेट में सीडीपी में क्या सीख रहे हो? कि हम सीटेट पास कर देंगे। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है जॉब। कौन सा जॉब? गवर्नमेंट जॉब। सीटेट पास करेंगे, फिर मेन एग्जाम देंगे, सुपर टेट देंगे, झारखंड का मेन एग्जाम देंगे, बीपीएससी देंगे, रीट के बाद जो राजस्थान का मेन एग्जाम है वो देंगे, डीएसएस भी देंगे, केवीएस देंगे। तो सीखना हमेशा क्या होता है? लक्ष्य उन्मुखी, यानी कि सीखने के पीछे एक टारगेट होता है कि हम इस सीडीपी को सीख करके क्या करेंगे। तो लक्ष्य उन्मुखी तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता। नहीं माना जाता। अगर यहाँ माना जाता होता तो लक्ष्य उन्मुखी सही हो जाता, व्यापक सही हो जाता। अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। लर्निंग भी एक सीखने की प्रक्रिया है। ये भी क्या है? बात सही है, लर्निंग एक सीखने का ही प्रक्रिया तो है। आप अभी लर्न कर रहे हो तो ये सीख तो रहे सीडीपी क्या कैसे लगाएंगे, कैसे 75 नंबर में जो 50% जो सीटेट पूछता है उसको कैसे अच्छा स्कोर करेंगे, गवर्नमेंट जॉब कैसे ले लेंगे। तो सारा का सारा पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ सवाल क्या है? निगेटिव में है। तो पॉजिटिव 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 कट गया, निगेटिव आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। बात समझे आप लोग? बात को समझिए, क्या लिखा है? नहीं लिखा है। और नहीं का नहीं क्या है? निगेटिव वर्ड है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? एकमात्र स्थान। शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम सीखा जाता है। सीखा जाता है लर्निंग सिर्फ और सिर्फ स्कूल में सीखा जाता है, ऐसा थोड़ी है। हम दोस्तों के साथ साइकिल चलाना सीख लेते हैं, पापा के पास अगर कहीं पास बैठते हैं दुकान उकान में तो पैसा गिनना सीख लेते हैं, तराजू से तौलना सीख लेते हैं। तो ये सब तो हर जगह सीख ही रहे हैं। तो सीखना सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान में, कोचिंग में, स्कूल में होता है, ये गलत है। और क्वेश्चन भी गलत में पूछा था तो गलत का भाई गलत, आंसर सही हो गया। समझिएगा आप, हम जो बता रहे हैं आप समझिएगा। अगर आपको कहीं पर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या कहीं पर हमसे एरर रह जाएगा या ऐसा लगेगा कि सर तो बस ऐसे ही बता रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको सजेस्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपके नाम के साथ उस डाउट को क्लियर करें जो डाउट आपको रह गया है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 10 सवाल है, अभी तीसरा हुआ। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी कौन से कक्षा में? 5वीं कक्षा में। कैसा बच्चा? जिसको आंख से ना दिखे, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन है कि 5वीं कक्षा में, क्वेश्चन है 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ आप कैसा बिहेव कीजिएगा, आपका बिहेव कैसा होगा। निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, यानी कि उसको एक मर्सी के तहत छूट दे देना चाहिए कि चलो ये अंधा है तो छोटा मोटा काम करेगा, सबके बराबर नहीं रहेगा। तो ये नहीं होगा, क्योंकि कभी भी गिल्टी फील नहीं कराना है किसी भी हैंडीकैप बच्चे को। कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। क्या दृष्टिबाधित बच्चे का हेल्प उसके साथ में पढ़ने वाले पीयर ग्रुप के बच्चे करें या उसके माँ बाप करें? यह भी नहीं हो सकता है। उसको हेल्प दीजिएगा तब मर्सी के अंदर आ जाएगा। और मर्सी यानी कि रहम, दृष्टिबाधित बच्चे के साथ आपको रहम से बिहेव नहीं करना है, यानी कि दयावान नहीं बनना है। कि 7 कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायक उपलब्धि कराई जानी चाहिए। हो सकता है ये सही हो, आगे पढ़ लेते हैं। डी के 7 कक्षा में विशेष व्यवहार बिल्कुल मत कीजिए, ये बिल्कुल मत कीजिए, ये तो हम काट ही दिए हैं, बच गया सी। तो सी आंसर सही होगा। समान व्यवहार कीजिए, लेकिन उसके लिए, उसको सिखाने के लिए विशेष रूप से टीएलएम का यूज़ कीजिए, जैसे सीडी हो गया, ऑडियो कुछ सुनने का हो गया, वो हो गया। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में किसे प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर
एक 1 से 5 तक का कोई टीचर है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता। पढ़ाने की उत्सुकता पहला ऑप्शन है। धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता यानी कि पेशेंस। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान, दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। बताइए चारों में से क्या होगा? देखिए, पढ़ाने की उत्सुकता तो टीचर में चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, उत्सुकता ही नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा क्या? वो तो रहनी ही चाहिए। लेकिन 1 से 5 में प्राथमिक स्तर पर क्या रहना चाहिए? शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान की दक्षता आपको 9 10 11 12 में होनी चाहिए और सब टीचर में होनी चाहिए। 1 to 5 में क्या होनी चाहिए? 1 क्लास का बच्चा को पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। अति मानक भाषा मतलब कोई एक भाषा, कोई एक फिक्स भाषा, मगही में, भोजपुरी में, हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ाने की दक्षता। तो ये तो एक भाषा में तो होनी ही नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता। 1 क्लास का बच्चा जल्दी 3 का टेबल नहीं याद करेगा, जल्दी बैकवर्ड काउंटिंग नहीं याद करेगा, उल्टा गिनती नहीं याद करेगा, गिनती भूल जाएगा। तो आपके अंदर जब तक पेशेंस नहीं रहेगा, 1 से 5 तक के बच्चे को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर हुआ बी वो सही हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से मतलब कि तर्क करना सीख जाता है। तो वह अवस्था क्या कहलाता? संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था नहीं होगा क्योंकि उससे संवेदना से रिलेटेड है, यह नहीं होगा। औपचारिक संक्रियात्मक बिल्कुल नहीं। अब बच गया 2 ठोर। 2 ठोर में देखते हैं कि क्या हो सकता है। 16 का सी और डी ऑप्शन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 16 में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल नहीं होगा। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जी। मूर्त मतलब कंक्रीट यानी कि छू करके। और सवाल क्या था? सवाल भी यही था कि जब वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वो हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, सीडीपी जब पढ़ाएंगे, क्लास चलेगा तब। अभी आरटीई का एक क्लास हुआ है, उसको आप देखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। आप उस आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट के इसको वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो वाले चैनल में जा करके ज़रूर देखिए और हमें अपना सजेशन ज़रूर बताइए। 17 नंबर का क्वेश्चन। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कोई टीचर है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक है, बोलता है कि कहीं भी बैठ जाओ। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। हाँ, तो और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठ करके अपने आप पढ़ते हैं। सब बच्चा अलग अलग काम में लगा हुआ है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते रहते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। अतः इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? एक कोई गार्जियन है, उसको ये बात पता चलता है कि टीचर ऐसा करते हैं कि कुछ बच्चे को ग्रुप में छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे को अकेले पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लोकतांत्रिक दिमाग के टीचर हैं। ये बात किसी अभिभावक को पता चल जाता है और उस अभिभावक को, गार्जियन को ये बात अच्छी नहीं लगती है, पचती नहीं है। होता है, कभी कभी कंप्लेन आ जाता है सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में भी। तो इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अभिभावक से क्या करेंगे? अभिभावक को कैसे समझाएंगे, कैसे उसको हम मतलब समझा पाएंगे कि हम जो क्लास चला रहे हैं वो ऐसा क्यों चला रहे हैं। इसको पढ़ते हैं हम कि आखिर वो अभिभावक से हम निपटेंगे कैसे। तो अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। क्या एक गार्जियन को टीचर का शिकायत वहाँ के प्रिंसिपल से कर देना चाहिए कि टीचर ऐसा करता है कि आपस में बात करने के लिए छोड़ देता है? अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे आप उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। आप एक गार्जियन के नाते आपको क्या करना चाहिए? जाके प्रिंसिपल से बात करना चाहिए कि वो उन बच्चे का सेक्शन बदल दें। ये भी देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सारा ऑप्शन पढ़ना है। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। चलिए, ये भी पढ़ लिए। उसके बाद डी ऑप्शन भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। देखिए, ये निकाल देना तो पूरा निगेटिव है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ कि देख लिए ऐसा गलती बस निकाल दिए। अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा है, हम कोचिंग बदलते रहेंगे तो मैथ थोड़ी समझ में आ जाएगा।
अपने अंदर कुछ खोजना पड़ेगा कि आखिर भाई प्रॉब्लम कहाँ है। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग भी नहीं बदलना, ये भी निगेटिव वर्ड है। अभिभावक को प्रधानाचार्य शिकायत तो करना ही नहीं, आप एक गार्जियन के नाते तुरंत टीचर का शिकायत कर दीजिएगा प्रिंसिपल से, ऐसा थोड़ी होता है, तो ऐसा भी नहीं करना है। अभिभावक को सबसे पहले किससे मिलना चाहिए, टीचर से मिलना चाहिए और बातचीत करना चाहिए और साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो सी आंसर सही होगा। टीचर से मिलिए, बातचीत कीजिए और समस्या पर चर्चा कीजिए, तो सी आंसर। फिर टीचर वो बताएगा कि आखिर वो किस तरह का क्लास चला रहा था। होता है कई बार गवर्नमेंट स्कूल में भी, अगर खेलते हुए देख लिया गया बच्चे को तो कहेगा का गुरुजी सब बचवा खेला है, तो खेला है मतलब का कि खेल रहा है, नहीं अरे खेल रहा है तो सीधी सी बात है कि वो खेल खेल में कुछ सिखाता होगा या वैसा क्लास ही होगा। तो सबसे पहले टीचर से बात कीजिए। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलोव, जॉन पियाजे, वाइगोत्स्की। देखिए सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो है सिद्धांतवादी ने दिया था, तो सिद्धांतवादी कौन है, गेस्टाल्ट है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पावलोव और जीन पियाजे संज्ञानात्मक हो गया, वाइगोत्स्की समाज से रिलेटेड हो गया, पावलोव जो है अनुक्रिया ये सब के दिए थे, तो इस हिसाब से ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, तो पावलोव ने दिया। चलिए थोड़ा स्पीड में करते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था होती है, यह बात किसने कहा कि बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था होती है, तो जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट, ऑपरेशनल, इस सब बताया था, 4 अवस्था बताया था। तो ये हो गया जीन पियाजे, सही ऑप्शन हो जाएगा। उसका निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, कौन से अवस्था में। देखिए सक्रिय सदस्य की बात कर रहा है, एक ऐसा अवस्था भी आता है जिसमें बच्चा अपने दोस्त के लिए कुछ कर सकता है, आपसे भी लड़ जाएगा, कुछ भी करेगा। तो सक्रिय सदस्य जो होते हैं वो होते हैं आपको किशोर अवस्था में। किस अवस्था में, तो किशोर अवस्था में समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, एक्टिव मेंबर हो जाते हैं। इस समय इसको आंधी तूफान का भी एज कहा जाता है किशोर अवस्था को, फिर कहा जाता है आग का एज भी कहा जाता है, बदलाव की अवस्था भी कहा जाता है। ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा चलेगा, आपस में दोस्ती बहुत ज़्यादा चलेगी, तो ये सब बात रहता है। तो आपको आपके सीटेट की कसम और आपको आपके सीटेट प्रिपरेशन की कसम, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलो। लाइक नहीं करोगे तो ये इम्प्रेशन नहीं जाएगा, यानी कि यूट्यूब इसको प्रमोट नहीं करेगा। तो बहुत मेहनत लगता है और बहुत प्रिपरेशन के साथ पढ़ाना पड़ता है, तो ये चीज़ है। एनसीएफ का क्लास हमने वादा किया था कि लाएंगे, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, एनसीएफ का क्लास आएगा और एनसीएफ का क्लास बहुत जल्द आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।